दोस्तों, कुछ फिल्मकार ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी जो एक्सपीरियंस है वो इस तरीके से आपके सामने लेकर आते हैं कि उसका इम्पैक्ट अलग होता है। मेरे साथ हैं पुनीत कृष्णा, जो हिंदी हार्टलैंड या हम कहें कि हमारे बीच की कहानी को इस तरीके से लेके आते हैं जिसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि हर तरफ उसकी चर्चा होती है। चाहे वो मिर्ज़ापुर की बात हो या उनका हालिया रिलीज़ जिसे उन्होंने डायरेक्ट भी किया है पूरी तरीके से, उसमें वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं, सीए टॉपर त्रिभुवन मिश्रा। मैं अच्छा हूँ आशीष भाई, बहुत-बहुत थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो सबसे पहले बचपन के बारे में बताइए, कैसे रुझान हुआ वो भी बताइए फ़िल्मों की तरफ? जी हाँ, तो बचपन में एक तो ऐसे तो मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश की जैसी मिडिल क्लास फैमिली होगी हमारी नॉर्थ इंडिया, जहाँ पर बचपन से बहुत ज़रूरी कर दिया जाता है कि आप पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो वो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये वाली गली बचपन से हमारे दिमाग में डाला जाता है। बट ये बहुत अजीब-सी डायकॉटमी थी मेरी फैमिली में कि मेरे फादर जो इंजीनियर खुद भी थे यूपी गवर्नमेंट के साथ, वो बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर था हमारी फैमिली में कि पढ़ाई-लिखाई होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये बड़ी अजीब-सी बात है कि मेरे फादर फ़िल्मों के बड़े शौकीन थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस पढ़ाई के पूरे प्रेशर के बीच में भी हमने काफ़ी बार एक ही दिन में 3 शो देखे हैं। फ़िल्म 2-2 3-3 आप एक ही दिन में देख ले रहे हो। हाँ, आईआईटी क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है, इस भारत हाँ, का सबसे टफ़ेस्ट एग्ज़ाम में से एक बहुत है टफ़ है और वहाँ और भी आईआईटी बीएचयू। हाँ, तो अब उसमें यही है कि दिमाग शायद ठीक-ठाक सा था, तो नंबर-वंबर आ जाते थे, तो अगर दिमाग ठीक है तो फिर उम्मीद बन जाती है कि ये कुछ कर तो लेगा। अब कुछ कर लेगा तो आईटी करेगा या फिर मेडिकल ये करेगा। फ़िल्में देखते हुए इतना टाइम मिलता था आईआईटी तो क्रैक कर अब लेने का? ये शायद मुझे लगता है 11वीं-12वीं में ये बंद हो गया होगा फ़िल्में देखना। मुझे ज ध्यान आता है अच्छा, टूटा-फूटा, तब आपने पूरा फ़ोकस अपना फ़ोकस इस आईआईटी पे के डाला ऊपर। होगा और उसमें भी कैसा था कि 8th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे। फिर जौनपुर शहर में ट्रांसफ़र हो गया मेरे फ़ादर का, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल था ही नहीं। तो फिर इंग्लिश से हिंदी में शिफ्ट हुए। लेकिन इंजीनियरिंग की तैयारी हम इंग्लिश बुक से कर रहे थे। तो इंग्लिश हिंदी ये दोनों भाषाएँ मेरी लाइफ़ में चलती रहीं। ऐसा नहीं रहा कि किसी सिर्फ़ एक ही भाषा पे टिके रहे। और जब इंजीनियरिंग में घुस गए वहाँ अटेंडेंस की प्रॉब्लम आया, लेकिन वहाँ एकदम से ये हुआ कि बाँध टूट गया। लाइफ़ टाइम इतनी पढ़ाई की, अब तो हो गया सिलेक्शन, अब तो हमारी लाइफ़ बन गई, ऐसा मन में आ गया, तो पढ़ाई-लिखाई बंद ही कर दी 4 साल। वो पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल बंद नहीं की है। मुझे लगता है हमने गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद किया होगा, मुझे लगता है। इसका मुझे ग्लानि और क्षोभ भी होता है कभी-कभी। लेकिन ठीक है, आखिर में तो फ़िल्मकार बन गए हम। इन 4 सालों में जो एक ऐसा मेधावी छात्र जो आईआईटी क्रैक कर लेता है, वो ऐसा उसके दिल में क्या चल रहा था कि 4 सालों में पढ़ाई से, आईआईटी की पढ़ाई से दिल उचट गया? तो उसमें ऐसा हुआ कि ये रियलाइज़ होने लगा कि एक तो सारे लोग उस समय आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो रही थी इंडिया में। हमसे 2 साल पहले सीनियर्स के बैच में इन्फोसिस पहली बार आई थी। ये मिड 90s की बात मैं कर रहा हूँ, 96 की बात कर रहा हूँ। हमसे 2-3 साल बैच सीनियर थे वो लोग। तो आईटी इंडस्ट्री बड़ी हो रही थी, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। तो सारी दुनिया इंजीनियर से कहने लगे थे यार कि मैं क्यों जाऊँगा स्टील, मैं मेटलर्जी इंजीनियर हूँ, कि मैं स्टील की फर्नेस में क्यों जाऊँगा गर्मी में यार, मैं आईटी इंडस्ट्री में जाऊँगा ना। वहाँ एसी में बैठेंगे, कंप्यूटर पे काम करेंगे, अमेरिका भी भेजते हैं यार ये लोग, ये यूके भी भेजते हैं। तो धीरे-धीरे हमको समझ में आने लगा था कि ये पढ़ाई का हमारे आगे की लाइफ से कोई कनेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है। और मैं वहाँ थिएटर करने लगा था, प्ले बनाने लगा था। ड्रामेटिक सोसाइटी भी थी हाँ, ना? ड्रामेटिक सोसाइटी थी, उसको जॉइन कर लिया था, प्ले बनाने लगा था। तो एक बड़ा छोटा-सा किस्सा सुना सकता हूँ मैं आशीष भाई कि एक प्ले 15 दिन में हमने कुछ एक ऐसी रैंडम सा प्ले बना लिया जिसको मैंने डायरेक्ट किया और लिखा और इकट्ठे कर लिए स्टूडेंट्स अपने साथी लोग और उस छोटे से कॉम्पिटिशन को, बहुत ही छोटे लेवल का कॉम्पिटिशन रहा होगा वो, उसको हम जीत गए। ये बड़ा अजीब-सा इत्तेफ़ाक हुआ। तो हम आके सेलिब्रेट कैसे हो गए, मतलब कि वो एक आरसी ले आए हैं, वो पी रहे हैं और चखना रखा हुआ है। तब उससे मुझे हम 3-4 दोस्त शराब पी के झूम रहे हैं और उसमें मुझे लगता है मेरे उसके पहले तक, इस रात के पहले तक आशीष भाई मेरा रिश्ता फ़िल्मों से इतना ही था कि हम फ़िल्में देखते थे। बनाने वाले लोग कोई अतरंगी होंगे ऐसा मानते थे। हमारा रिश्ता इससे ज़्यादा था नहीं। उस रात क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त ने शराब पी के मेरे को बोला कि यार पुन्नी, पुन्नी बुलाते थे मुझे, पुनीत तो मेरा नाम था, कि तुम्हारे जैसे लोग ही तो फ़िल्में बनाते होंगे। कोई लिखता होगा, कोई डायरेक्ट करता होगा और जैसे ये आज हम लोग अवार्ड जीत गए, ऐसी पिक्चरें हिट होती होंगी, तो तुम फ़िल्में क्यों नहीं बनाते? अब मुझे लगता है कि शायद वो शराब पी के इमोशनल होके कह गया। उसका कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। उस दिन से मेरी ज़िंदगी का मैंने अपना पूरा का पूरा रास्ता ही बदल दिया कि अब जॉब भी करूँगा तो बॉम्बे में ही करूँगा। फिर बॉम्बे में आकर एक थिएटर ग्रुप को भी जॉइन कर लिया, वहाँ जाकर सैटरडे संडे थोड़ा काम भी कर लिया, जिसको अपन बोलते हैं बैक स्टेज वर्क, चाय पिला दी, झाड़ू मार दी, ये सब भी। अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, काम भी कर रहा हूँ, सिटी कॉर्प में काम करता था, लेकिन वीकेंड पे वहाँ भी जा रहा हूँ। तो उसके बाद जितने भी मैंने काम किए अपनी लाइफ में, वो इसी तरफ डिज़ाइन थे कि मैं बॉम्बे में ही रहूँ किसी भी तरह से। और फिर एक टाइम के बाद ये हुआ कि इट्स ईदर नाउ और नेवर। तो फिर रिज़ाइन किया और फिर निकल पड़े काम ढूँढने। और जो पाताल लोक के मेकर हैं, वो उस समय भी आपके साथ वो थे? बॉम्बे में सेल्स का काम करते थे कोका कोला में। वो आए अहमदाबाद के थे और हम दोनों वहीं दोस्त बने। और हम दोनों की तमन्नाएँ थी कि यार हम फ़िल्में देखते थे, हम स्टोरीज़ की बात करते थे, फ़िल्में बनाना चाहते थे। तो उन्होंने रिज़ाइन किया, वो फिर कोका कोला से मैरिको चले गए। मैरिको में उन्होंने रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करके वो भी मेरी तरह, हम तो आउटसाइडर्स हैं और सोशल मीडिया भी नहीं था पहले, इतना ईज़ी नहीं था किसी तक पहुँचना।
तो हम कहीं से नंबर ढूंढते थे, फिर आप कॉल्स करते थे, और मैं एसटीडी पीसीओ से जाके कॉल करता था कि अगर कॉल करूँगा और बात जम गई तो फिर अगला नंबर जो है अपने मोबाइल से कर लूँगा, और अगर बात नहीं जमी तो एक बार ऑप्शन रहेगा अगली बार मोबाइल से करने का। अगर पहली बार मैं मोबाइल से कर दिया और इसको पसंद नहीं आया मैं ये बड़े आदमी को, तो ये मेरा नंबर ब्लॉक कर सकता है। तो 2 कॉल्स का ऑप्शन रहे मेरे पास, तो पहला एसटीडी पीसीओ से करता था जाकर। ये कौन से साल की बात है जब आपने कोका ये कोला बात की है नौकरी 2006 की। 2006 2006 की अप्रैल में रिज़ाइन किया मैंने। अप्रैल या फ़ेब, या तो अप्रैल में रिज़ाइन किया या अप्रैल में 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व हो गया था, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। और तो वहाँ पे एक मार्केटिंग मैनेजर थे, हमारे दोस्त थे, वो अहमदाबाद में मार्केटिंग मैनेजर थे, वो वाघ बकरी चाय से आए थे, आशीष पिंगले नाम था उनका। तो वो ऑफिस आए मेरे, बोले पुनीत भाई सुना आपने रिज़ाइन कर दिया, और कोका कोला में कोई मानने को तैयार ही नहीं है फिल्मों के चक्कर में रिज़ाइन कर रहा हूँ। उनको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और ज़्यादा सैलरी पे कहीं और जा रहा हूँ, तो मुझसे बोल रहे हैं कि आप सैलरी हम मैच कर देंगे, आप जाइए मत। तो मैंने बोला कि मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो घर बैठूंगा, अभी तो स्ट्रगल करने जा रहा हूँ। तो आशीष ने मुझसे बोला कि पुनीत भाई मैं राजकुमार हिरानी सर को जानता हूँ, वो वाह बकरी चाय में एक ऐड शायद बनवा कर आए थे उनसे, राजू सर ऐड डायरेक्टर भी थे, और तब तक राजू सर मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगे रहो अमेरिका लगे रहो मुन्ना भाई बना चुके थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे वो। तो आशीष भाई ने बोला कि पुनीत सर मैं आपकी बातचीत करा सकता हूँ। तो मैं बोला मैं तो यार सारे नंबर ढूंढ रहा हूँ जहाँ से जो मिल जाए, आप कराओ यार मेरी बात। तो उन्होंने कहीं से नंबर जुगाड़ा और मैंने कोल्ड कॉल किया, वो एसटीडी पीसी वाला तरीका। तो राजू सर बहुत ही काइंड आदमी है राजू सर, इतने बड़े डायरेक्टर थे वो, उनके पास वक्त की बहुत कमी रही होगी मैं मानता हूँ। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और मेरे से कोई लेना देना नहीं था उनका, आशीष भाई 2 ढाई घंटा बैठे हो मेरे साथ, कोई कारण नहीं था उनके पास मेरे साथ बैठने का। मुझसे बातें की कि तुम क्यों करना चाहते हो ये, तुम नौकरी छोड़ के क्यों आए हो यहाँ पर, क्या क्या पैशन है तुम्हारा, क्या इच्छा है तुम्हारी। जब उनको रियलाइजेशन हुआ कि मैं जेन्युइनली यहाँ पर आ गया हूँ, तब उन्होंने बोला कि अपना एक डॉक्यूमेंट छोड़ दो, कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दो, वी विल कॉल यू बैक। फिर राजू सर की ऐड कंपनी थी कैनवस, उसमें भी मैंने कुछ एड्स पे काम किया, और मुन्ना भाई चले अमेरिका वो फिल्म बनाने वाले थे, तो उसके ऐड, उसका जो ट्रेलर शूट हुआ, ट्रेलर बाहर भी आया था, एक लेवल फिल्म के साथ अटैच हुआ था, तो उसमें मैं सेट पर भी गया, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और उस छोटे 2 दिन के शूट में उन्होंने मुझसे छोटे-छोटे सारे काम करवा लिए कि वो एक्स्ट्रास को कॉस्ट्यूम पहना कर ले आओ, क्राउड मैनेज कर लो, ये एक शॉट के अंदर सब्जी के ठेले आएँगे, ये आर्ट का काम कर लोगे, थोड़ा सब्जी कर लोगे, कैमरे का फ्रेम देख लो, और कंटिन्यूटी शीट भर लोगे? हमने कहा सर भर लूँगा। कंटिन्यूटी शीट नहीं पता आशीष भाई मुझे क्या होती है, कि भरना तो बहुत दूर की बात है। एक प्रोडक्शन वाला मेरा दोस्त है, उससे मैं बोला भाई ये होती क्या है? तो लगी देता हूँ आपको, ये लो भर लो, दोस्त बना लिया था मैंने उसको। फिर उसने, मैंने बोला करते क्या है? तो उसने बोला कि ऐसे लेंस लिख देना, शॉट नंबर, सीन नंबर, टेक नंबर और डिटेल, और फिर जो डायरेक्टर के रिमार्क्स हैं वो, और बोलें कि ये सीन वर्क नहीं कर रहा है तो एनजी लिख देना। अब एनजी पता नहीं क्या है, एनजी कोई टेक्निकल टर्म है, ईएनजी डबल ई है उसकी स्पेलिंग कुछ, अब एनजी तो बाद में समझ में आया ना कि N.G. नॉट गुड लिखना होता है। इतना तक नॉलेज नहीं था, बट कॉमन सेंस से कर करके हम सीख गए ऑन द सेट। और उसके बाद फिर डायरेक्टर बनने का ही मन था, तो ये हुआ कि एडी बन के डायरेक्टर बन जाएंगे, तो एडी का काम ही मांग रहे थे सब जगह। फिर एक डायरेक्टर साहब मिले, संतराम वर्मा जी, जो टीवी पे बहुत बड़े थे, क्योंकि सास भी कभी बहू, ये विरुद्ध, विरासत, ये सब shows बड़े कर रहे, सीरियल्स कर बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो उनकी एक फिल्म आई थी कृष्णा कॉटेज, सोहेल खान थे उसमें, जो चली नहीं। ईशा कोप्पिकर और जी हाँ, तो शायद संतराम सर की इच्छा थी कि यार कि एक ऐसी फिल्म बनाओ जिससे मुझे सम्मान मिले, वो सम्मान की तलाश करते, जो मुझे समझ में आया। तो मैं वो एडी का काम मांगने गया, तो उन्होंने बोला यार तुम्हारी भाषा अच्छी लग रही है, तुम फिल्म लिखोगे क्या? तो मैंने बोला कि सर कभी लिखी तो है नहीं, मैं तो बचपन से पोएट्री करता था बचपन से, इस तरह ही नाता था लिखाई से। तो बोले कि तुम फिल्म लिख लो। तो मैंने बोला सर कभी लिखी तो है नहीं, मैं तो एडी का काम करता हूँ। तो बोले तुम लिख लोगे यार, तुम लिख लो। तो ऐसे करके मैं फिल्म लिखने पे पहुंच गया, और फिर गाने भी लिख डाले उसके, क्योंकि पोइट्री करता था वो, फिर भी मुझे समझ में आता था। और ये भी करके समझ में आया कि पोइट्री और लिरिक्स ये बहुत अलग अलग विधाएं हैं। बहुत लिरिक्स मुझे इतना डिफिकल्ट लगता है, मैं आपको बता नहीं सकता, तो अब मैं लिखता नहीं। वो टेम्पो में फिट करना, हाँ बहुत म्यूजिक मुश्किल है। कटिंग कहाँ त्रिभुवन पर में भी है। 3 लिखे हैं, क्योंकि बस लिख दिए क्योंकि हम थे वहाँ पर, अदरवाइज बाकी लिरिसिस्ट ने बेहतर काम किया मुझे लगता है। हमारे 11 गाने, इसमें से 8 औरों ने लिखे, मैंने 3 लिखे हैं। तो ऐसे करके फिर मैं एक्सीडेंटली राइटर बन गया। कृष्णा कॉटेज आपने लिखी? नहीं, कृष्णा कॉटेज की बाद वाली फिल्म, क्या नाम था वो कभी बनी ही नहीं, मतलब बनी, एडिट हुई, फिर उनका कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए संतराम सर के, तो फिल्म रिलीज नहीं हुई कभी। एक्टर कौन था उसमें? वो चाइल्ड चिल्ड्रंस फिल्म थी, ओके। उसका नाम था नूरा। और बहुत, मैं इवन लाइन में आपको बता सकता हूँ कि वो फिल्म थी एक ऐसे बच्चे की जो पाकिस्तान से जैसलमेर आता है, और वो चाइल्ड टेररिस्ट है। तो पुनीत भाई, लेकिन इतनी मेहनत की, इतना अपने आप को इन्वेस्ट किया उस कहानी पे, लिरिक्स पे, हर चीज़ पे, और कास्टिंग से लेके हर चीज़ों पे, लेकिन वो जब रिलीज नहीं हो पाई। बहुत बहुत दिल दुखा, क्योंकि आप समझिए पैसे थे नहीं, क्योंकि नौकरी छोड़ दी है, और वाइफ मेरी प्रेग्नेंट थी, तो पैसे थे नहीं। तो और संतराम सर मॉर्निंग में काम करते थे, और मैं रात वाला आदमी, मैं दिन में सोता हूँ, मतलब सुबह 10 बजे उठता हूँ।
तो वो मॉर्निंग वाले थे और इतने पैसे नहीं कि ऑटो से मलाड जा सकूँ। एवर शाहीन नगर में रहते हैं अभी भी। तो मैं आप समझिए सुबह 5:30-6 बजे उठकर ट्रेन पकड़ के मलाड जाता था। और उसके पहले आप समझिए मेरे पास गाड़ियाँ थी, फ्लाइट्स थी, सेक्रेटरीज़ थी, लेकिन अभी सब खत्म हो गया है क्योंकि जॉब छोड़ दिया है ना। तो उसके बाद ट्रेन से उतरे, बस पकड़ के उनके, क्योंकि ऑटो से वहाँ भी नहीं जा सकते, मलाड से मलाड भी ऑटो नहीं जाएँगे। और 9,000 रुपये महीने पे रखा था उन्होंने मुझे, क्योंकि एडी वाली सैलरी थी ना मेरी, लेकिन मैं काम लेखक का कर रहा था। तो बोले 2 महीने में काम करना है, इतना ही मिलेगा। और जब आपने कोको कोला की जॉब छोड़ी होगी, सैलरी की वैसे किसी पुरुष से जिक्र नहीं करना हाँ, चाहिए, नहीं आप कर सकते हैं, कोई लेकिन दिक्कत ठीक ठाक सैलरी रही होगी, नहीं। जी मैं हाँ, जो उम्मीद कर रहा हाँ, हूँ। मतलब 10-11 के करीब थी, मैं लाख में बोल रहा हूँ साल की। तो और 9,000 पे आ गए। अब 9,000 पे आ गए। तो और 9,000 भी इसलिए ऐसे है कि काम मिल गया था भाई, तो जब काम नहीं मिला तो घर पे बैठे, वो भी नहीं है। तो 18,000 रुपए में 2 महीने में, तो 18,000 रुपए में पिक्चर का काम किया गया और 5 गाने लिखे। फिर गाने भी बोले तुम ही लिख दो। और मैं इस लालच में हूँ कि कुछ बन के बाहर आएगा तो यार फिर हम लॉन्ग टर्म कर रहे हैं ना हम तो। इस पिक्चर में नहीं कमाएँगे, अगली में देख लेंगे यार। तो ये जो वक़्त था, जिसमें जो आप मेहनत कर रहे थे, वो धरती पर आ नहीं पा रही थी, मतलब धरातल पे आ नहीं पा रही थी। इस समय कैसे अपने आप को हौसला मजबूत कर पा रहे थे? तो प्लान बी कुछ था ही नहीं। तो ये पता नहीं था कि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या करना है, वो कभी सोचा नहीं, कभी नौकरी में वापस जाना नहीं सोचा, क्योंकि मेरे बॉस ने बोला था कोका-कोला छोड़ते हुए कि ओके आई अंडरस्टैंड यू आर अ पैशनेट मैन अबाउट फिल्म मेकिंग, बट इफ यू वांट टू कम बैक 2 इयर्स लेटर द डोर्स आर ओपन बिकॉज़ वी लाइक यू एज़ अ कॉलीग। तो 2 साल बाद भी कभी ऑप्शन एक्सरसाइज़ नहीं किया वापस जाने का। भाभी उस समय क्या बोलती थी तो आपको? मेरी वाइफ़ कभी नहीं कहा, एक बार नहीं कहा आशीष भाई, मियाँ-बीवी में या 2 दोस्तों में झगड़े तो होते हैं ना, और झगड़ों में आदमी कड़वी बात भी कह देता है। लेकिन कड़वी बात में भी ये कभी नहीं कहा कि तुम कर क्या रहे हो? वो खासकर मुफ़्लिसी में। मुफ़्लिसी में नहीं कहा। अरे आप, मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्रेग्नेंट थी, वो भी बस की बस से जाने लगी, अपने ऑफ़िस। आप इंस्पायर कर रहे हो। इतने सारे लोगों को अब हम रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपको देखते हैं। लेकिन वो जो फेलियर्स हैं ना, वो असली आपको सिखाते हैं। उन फेलियर्स के बारे में, उन चैलेंजेस के बारे में, उन स्ट्रगल के बारे में आप बताइए। जैसे बैंगिस्तान जब फ्लॉप, उस समय तो बहुत ही दिल टूट गया था, क्योंकि 5 साल की मेहनत थी और उसके थोड़ा पहले तक सबने बोला था कि अब आप तो स्टार होंगे, आपकी तो लाइफ़ सेट है, अब आप यू हैव मेड इट, लेकिन फ़िल्म फ्लॉप हो गई। तो वो बहुत ही बड़ा सेटबैक था, बहुत ही बड़ा फेलियर था। उस समय तो लगा कि यार इससे खराब चीज़ नहीं हो सकती थी मेरी लाइफ़ में। अगर मेरे कुछ दोस्तों के उस 10 दिन कॉल नहीं आए फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद, तो मेरे मन में मैंने अपने को क्या बोला कि देखो अब ये मेरे साथ संबंध नहीं रख रहा है। अब मैं फ्लॉप फ़िल्म का हिस्सा हूँ ना। 1-2 बार कॉल्स आए मुझे, मैं कहा कि भाई हम राइटर ढूँढे, मैं कहा कॉल आया, बड़ा खुश हुआ मैं। तो वो सुदीप भाई का नंबर माँग रहे थे, तो मैंने बोला कि हाँ, मैं नंबर देता हूँ आपको। फिर मैंने धीमे से कहा कि भाई साहब राइटर तो मैं भी हूँ, तो आप मैं मुझसे ही बात कर सकते हैं। तो आशीष भाई आप बिलीव नहीं करेंगे जो उन्होंने नेक्स्ट लाइन कही। उन्होंने कहा कि पुनीत जी हम हिट राइटर की तलाश में हैं और आप हिट नहीं हैं। कैसे इमोशंस मेरे दिमाग में रहे होंगे कि यार बात तो उसे गलत नहीं कर रहा है, तो हिट राइटर की तलाश कर रहा होगा भाई, ये इसका इन्वेस्टमेंट है सामने वाले का। तो वो बहुत डार्क फेज़ से मैं गुज़रा। उसके बाद एक फ़िल्म लिख रहा था मैं फैंटम के लिए, हॉरर फ़िल्म थी। वो 6 महीने काम करने के बाद बंद हो गई और उसमें भी आप ये समझिए कि वो फ़िल्म 3 महीने बाद ही बंद हो गई थी। किसी ने मुझे बताया ही नहीं। तो क्या मैं इतना बाहर हूँ फ़ोकस से लोगों के कि कोई मुझे इन्फॉर्म भी नहीं करना ज़रूरी समझ रहा है। तो पुनीत भाई, लेकिन इतनी मेहनत की, इतना अपने आप को इन्वेस्ट किया उस कहानी पे, लिरिक्स पे, हर चीज़ पे और कास्टिंग से लेके हर चीज़ों पे। लेकिन वो जब रिलीज़ नहीं हो पाई, बहुत दिल दुखा, क्योंकि आप समझिए पैसे थे नहीं, क्योंकि नौकरी छोड़ दी है और वाइफ़ मेरी प्रेग्नेंट थी। और उसके पहले आप समझिए मेरे पास गाड़ियाँ थी, फ्लाइट्स थी, सेक्रेटरीज़ थी, लेकिन अभी सब खत्म हो गया है क्योंकि जॉब छोड़ दिया है ना। तो उसके बाद ट्रेन से उतरे, बस पकड़ के उनके, क्योंकि ऑटो से वहाँ भी नहीं जा सकते, मलाड से मलाड भी ऑटो नहीं जाएँगे। और 9,000 रुपए महीने पे रखा था उन्होंने मुझे, क्योंकि एडी वाली सैलरी थी ना मेरी, लेकिन मैं काम लेखक का कर रहा था। तो बोले 2 महीने में काम करना है, इतना ही मिलेगा। भाभी उस समय क्या बोलती थी तो आपको? मेरी वाइफ़ कभी नहीं कहा। ठीक ठाक सैलरी रही होगी, जी मैं हाँ, जो उम्मीद कर रहा हाँ, हूँ। मतलब 10-11 के करीब थी, मैं लाख में बोल रहा हूँ। और 9,000 पे आ अब गए। 9,000 पे आ गए। तो और 9,000 भी इसलिए ऐसे है कि काम मिल गया था भाई, तो जब काम नहीं मिला तो घर पे बैठे, वो भी नहीं है। तो 18,000 रुपए में 2 महीने में, तो 18,000 रुपए में पिक्चर का काम किया गया और 5 गाने लिखे। फिर गाने भी बोले तुम ही लिख दो। और मैं इस लालच में हूँ कि कुछ बन के बाहर आएगा तो यार फिर हम लॉन्ग टर्म कर रहे हैं ना हम तो। और उसके बाद फिर मैं होली तक ऐसे ही रहा, डार्क फेज़ था। फिर होली पे घर गया और वहाँ पर एक्सेल से कॉल आया कि ओटीटी के लिए कहानी लिखनी है, कुछ है आपके पास? तो जब अनुराग सर की गैंग्स ऑफ वासेपुर आ गई, तो बड़ा मेरा दिल दुखा यार कि इसी जॉनरा की तो हम कहानी कहने वाले थे। तो ये बड़ा यार फर्स्ट मूवर हम होते, दुःख रहा मेरे मन में। लेकिन फिर जब ओटीटी का मौका आया, तो मैं बोला यार शायद अभी एक चांस है, हम अपनी कहानी कह सकते हैं। तो 3 दिन में लिखी ये कहानी। बहुत ही डार्क फेज़ से शायद इस कहानी का जन्म होना था। उसके बाद फिर एक्सेल को भेजा, तो उन्होंने बोला कि कहानी तो अच्छी लग रही है, लेकिन ये किसी भी और गैंगस्टर ड्रामा से कैसे फ़र्क है? तो मैंने बोला कि इसके अंदर कॉमेडी होगी, डार्क कॉमेडी मैं करूँगा और ये इनसाइड व्यू है गैंगस्टर्स के वर्ल्ड का। ये जो इतनी माइक्रोस्कोपिक डिटेलिंग थी, वो जो अंदर से देखने का, वो जो
अखंडानंद त्रिपाठी हो, गुड्डू बबलू हो, सबके परिवार को, या जैसा आप बता रहे हैं कि बेडरूम तक पहुंच गए, ये इतनी डिटेलिंग कहाँ से आई थी? तो इमेजिनेशन से ही आई। और लिखते समय मैं ये कोशिश कर रहा था कि अगर ये परिवार सपोज कीजिए साड़ी की दुकान का मालिक होते या अखंडानंद एक साड़ी की दुकान चला रहे होते और बेटा निकम्मा होता, तो भी तो सेम ही नाराजगी होती ना। तो बेटा कहते पापा हमें एक बार दुकान देकर तो देखिए, और बाप कहता है तुम यार एक साड़ी नहीं बेच पाओगे, तुमको तमीज नहीं है ग्राहक से बात करने की, तुम तो औरतों को पता नहीं कैसे ट्रीट करोगे। तो गुस्सा सेम होता, नाराजगी सेम होती। तो मैं इसको गैंगस्टर्स की कहानी की तरह से देख ही नहीं रहा था अपने मन में, मैं इसको इस तरह से देख रहा था कि ये ह्यूमन कहानी है, एक बाप के अपने बेटे के साथ कहानी है, एक बाप की अपनी सेकंड एक पति की अपनी सेकंड वाइफ के साथ कहानी है, जहाँ पर वो बेडरूम में फेल हो जाता है। ये रियल लाइफ में किसी भी परिवार में हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गन चलाता है कि कोई और कंपनी चलाता है। तो मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं ये भूल जाऊँ कि वो गन चलाते हैं जब ये चीज़ें लिख रहा हूँ, और शायद उस वजह से वो दिल को छूती है। उसका जन्म कहाँ से आया, उत्पत्ति कहाँ से हुई मिर्जापुर की? तो मेरे दिमाग में एक विजुअल था, पता नहीं क्यों, एक वन लाइन का विजुअल था मेरे दिमाग में कि दो भाई बाइक पर चलते हैं गन लेकर। आज भी मेरे लैपटॉप में मिर्जापुर नाम का फोल्डर नहीं है। गुड्डू बबलू की कहानी ये है फोल्डर का नाम, गुड्डू बबलू की कहानी 1.0, फिर जब सीजन 2 बनाया तो गुड्डू बबलू की कहानी 2.0। मिर्जापुर करके फोल्डर नहीं है मेरी कहानी लैपटॉप में आज भी। कई बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं कास्टिंग को लेकर भी, क्योंकि ये सब लोग अब ऐसे कालजयी हो गए हैं। मुन्ना की बात करें, बबलू की बात करें, अखंडानंद त्रिपाठी, सभी, मतलब उसमें छोटे छोटे जो किरदार है ना, उसका भी इम्पैक्ट है। शोले के बाद एक ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट मैं देख रहा हूँ जिसके छोटे किरदारों का भी जी हाँ, इम्पैक्ट बहुत है बहुत प्यार है। हाँ है ना? और शुरू में जैसे मेरे को याद है दिवेंदु को शायद बबलू के रोल के जी लिए हाँ जी बुलाया हाँ गया। जी हाँ। और मेरा काम है भाई, कहीं ना कहीं हम फिल्म मेकर सेल्समैन हैं भाई। एक राइटर अपनी कहानी बेचता है, फिर एक डायरेक्टर अपनी कहानी बेचता है, प्रोड्यूसर ऑडियंस को बेच रहा है, हम सब सेल्समैन है एट द एंड ऑफ द डे। तो जब बबलू का उनके लिए बातचीत करने गए दिव्येंदु भाई से, तो मैंने बबलू को ही ऐसे उनसे बात की कि भाई बहुत बढ़िया किरदार, और है बढ़िया किरदार, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे बेहतरीन किरदार दुनिया में नहीं लिखा गया है। ऐसे बात करने गया मैं। अब उसका अब्बास भाई हमारे प्रोड्यूसर थे एक्सेल की तरफ से, तो अब्बास भाई ने सजेशन दिया कि पुनीत साहब आप सोच के देखिए कि क्या दिव्येंदु बेटर वर्क करेंगे मुन्ना के लिए। तो हम ये तो बहुत ही रोमांटिक इमेज वाले एक्टर हैं, तो हम लगे आप सोच के तो देखिए एक बारी। तो दिमाग में आया कि यार ये चांस लेकर देखते क्या हैं, बढ़िया सोच क्या थी पता उस मैजिक आदमी हो की। जाए। तो अब दिव्येंदु भाई से मिलने गए हम, और तब अब उन्होंने कहा भी कि पुनीत भाई आप पिछले तो हफ्ते यार आप बबलू बोले बेच कि रहे इससे थे, अच्छा कुछ अब आप क्या इससे बढ़िया कुछ नहीं, तो ये ईमानदारी से बताइए क्या है चक्कर। तो बोले देखिए वो पॉजिटिव साइड वाला कैरेक्टर्स हैं गुड्डू बबलू इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग लैंग्वेज, अदरवाइज तो सारे ही ग्रे हैं हमारे शो में। पर मुन्ना एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत प्यार दिलवा सकता है अगर हम सही से खेल गए तो, क्योंकि इसके अंदर बहुत शेड्स हैं, और ये बहुत अतरंगी विलेन है। विलेन वर्ड भी मैं यूज़ नहीं करता था। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं एक शाम का वक्त चाहता हूँ सोचने के लिए। हम शराब पी रहे थे वर्सोवा में एक बार में, तो बोले सुबह तक, और फिर बाहर निकल के मैं अब्बास भाई ने बोला कि क्या निर्णय रहा उनका, तो मैं बोला कि सुबह तक बताएंगे दिव्येंदु भाई। अगली सुबह उनका कॉल आ गया कि मैं मुन्ना के लिए तैयार। फिर मासी विक्रांत मासी जो हैं, उसके पीछे की कहानी भी दिवेंदु से मैंने पूछी, वो बता रहे थे वो जो इमेज जिसकी आप बात कर रहे हो, रोमांटिक हीरो और उस तरीके का, वो लिक्विड से लेके तो अलग इसका अलग श्रेय कहीं ना किरदार। कहीं अब्बास भाई को जाता है, उन्होंने दिमाग में ख्याल डाला। बहुत बढ़िया, हाँ, और क्या बाकी सोच है। कास्टिंग में तो हमारे कास्टिंग बेस से बेहतर मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ। मतलब बेंगिसान के ज़माने से लेकर और त्रिभुवन मिश्रा सी टॉपर तक सिर्फ उनके साथ ही काम किया हमने, और वो बहुत पेशेंस वाले आदमी हैं। मतलब आप समझ लीजिए 192 स्पीकिंग पार्ट्स थे मिर्ज़ापुर 1 में, 192 स्पीकिंग पार्ट। उसके सोचिए कितने ऑडिशन, कितने रिजेक्शंस, जाने क्या क्या किया गया। अली को भी मुन्ना का रोल ऑफर किया गया था। अली को, हाँ, पर अली भाई गुड्डू में इंटरेस्टेड थे, तो ये ऐसे करके हुआ है ये सब। हाँ जी हाँ। फिर बॉलीवुड के कुछ नाम सजेस्ट हुए थे अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, तो जो ये था कि यार ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर ज़रा सी भी चूके हम तो ऑडियंस फटाक से क्लिक अवे कर जाएगी। ऑडियंस के पास ऑप्शन है, और दूसरा वो अगर सिनेमा हॉल बड़े में टिकट लेके नहीं देख रही कि अब घुस गई तो देख के निकलेगी, और बड़े सितारों के आने से ओवर पावर होने का भी डर वो भी डर था। और कलाकार ढूंढेंगे तो सस्टेन करेगी ऑडियंस को मजा आएगा, यार ये बांध रहा है, देयर समथिंग मैग्नेटिक अबाउट हिम। एंड वी वर सो ब्लेस्ड कि हर कैरेक्टर आप उस एक्टर के साथ आप अलग नहीं कर सकते। अब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि गुड्डू कोई और प्ले करेगा, या मुन्ना कोई और प्ले करेगा, या कालीन भैया गोलू दीदी, कोई आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अब आप कालीन भैया का रोल किस तरीके से फाइनल हुआ, कास्ट जो थी उसकी? तो कालीन भैया के लिए एक दो बॉलीवुड के नाम सजेस्ट हो रहे थे, थोड़ा हमारा मन कम था हम लोगों का उसकी तरफ। फिर बड़ा नाम, हाँ बड़े नाम बॉलीवुड के। बॉलीवुड में हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। हाँ, सीनियर एक्टर्स। तो उसके बाद फिर ये आई थिंक का नाम कैसे सजेस्ट हुआ इनको, शायद मसान में देख लिया था हमने, पर मसान में बहुत प्यारा सा कैरेक्टर था, पर इनका एक वो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला भी था एक,
रोल जिन्होंने, वो छोटा रोल था पर तो ये समझ में आ गया था कि बहुत ज़्यादा रेंज है पंकज भाई की, पंकज सर की। और एट द सेम टाइम वो हार्टलैंड से आते थे, तो जो हार्टलैंड से आ रहा है उसको डायलॉग का मतलब नहीं बताना पड़ेगा, उसको कल्चर नहीं बताना पड़ेगा, उसको ये इमोशंस नहीं बताने पड़ेंगे, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट समझ ही जाएँगे। अब ये है कि उस कहानी को ऊपर उठा के ले जाएँगे, तो हम फिर वो एक्टर्स की तलाश में थे, जो कागज़ पे जो कर रहा है वो नहीं हो, उसको एलिवेट करके ले जाए। और फिर अब इसमें आप ये समझ लीजिए कि फिर अब गुरमीत भाई जो हमारे डायरेक्टर थे 1 पे भी 2 पे भी, तो गुरमीत भाई का भी एक देसी दुनिया से आते हैं वो, दिल्ली की दुनिया से आते हैं। बहुत ही सुलझे हुए शख्स हैं वो। तो उनके साथ भी जब बातचीतें होने लगी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बल्कि मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, सीज़न 1 में 2 एपिसोड ऐसे हैं जो उन्होंने चेंज कराया मेरे से, कि इसमें ये करोगे ना पुनीत भाई तो ये बेहतर एपिसोड बन जाएगा। आपने फाइनली वो वर्ज़न देखा होगा जो उनकी तरफ से बताया गया वर्ज़न है। बल्कि मैंने उनसे ये भी कहा कि आप एपिसोड 6 और 7 बोल रहा हूँ मैं सीज़न 1 का, कि आप इस पे राइटिंग क्रेडिट भी ले लो। इतना उन्होंने मेरे को उस एपिसोड के अंदर बबलू का पूरा ट्रैक उन्होंने कहा कि जो आपने लिखा है पुनीत भाई इसको ये करके देखो, तो जो आपने देखा है फाइनली वो उनका बताया हुआ ट्रैक है, एपिसोड 6 और 7, वो मैंने नहीं किया है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ आपको, ना मैंने ना विनीत ने, मेरे भाई ने। तो उन्होंने मना कर दिया, क्या पुनीत भाई आपकी लिखी हुई चीज़ के ऊपर बता रहा था, छड्डो ना, उस तरह के इंसान है वो, छड्डो ना वाले टाइप के इंसान है। तो यही दिमाग में आया कि यार पंकज भाई को अप्रोच किया जा सकता है, पर्सनैलिटी वाइज ही मैच करते हैं। फिर उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात में उनसे बातचीत में समझ में आ गया कि ये दुनिया समझते हैं, भाषा समझते हैं, कल्चर समझते हैं। एक है कि वो ढल के ही आ रहे हैं उस दुनिया से, अब बाकी तो फिर हम कर ही लेंगे। और एक अलग तरीके का डॉन देखा हमने। हाँ, और गुरु भाई बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे कि इस वाले डॉन के अंदर कॉमिक एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि फुकरी में भी वो कॉमेडी कर रहे थे पंकज भाई। फिर आपके इसमें भी एक बहुत सीधे सरल इंसान का रोल था मसान में, और गैंग्स ऑफ वासेपुर में तो छोटा किरदार था, तो कॉमेडी नहीं करना है। तो इसलिए गुरु भाई बहुत सर्टेन तरीके से उनके साथ परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे कि इसमें कॉमेडी नहीं करनी है, इस डॉन से डर लगना चाहिए, और ये बहुत कैलकुलेटेड डॉन है, और एट द सेम टाइम ये वाला डॉन नहीं जो गन दिखा के डराएगा, ये सिर्फ बातों से ही डरा सकता है और दिमाग से हाँ, इसका इतना पावर पर्सनैलिटी में होना चाहिए कि वो, तो वो एक उसका आंखों का इधर जाना, गर्दन को इधर करना, वो जो छोटे-छोटे नुआंसेस हैं जो कैमरा पकड़ रहा है, तो कहीं न कहीं वो गुरु भाई और पंकज भाई की आपस की बातचीत का ही फल है। और जो यूएसपी आपने शुरुआत में इसकी रखी थी, जो बेस था, वो विट, वो ह्यूमर, इस डार्क जो सोसाइटी है, जो डार्क दुनिया है, उसके बीच से भी आपने कमाल निकाला। मतलब वो मीम कल्चर का हिस्सा हाँ, होना। वो अपने आप ही होगा, हमने ऐसा प्लानिंग नहीं किया था, वो अपने आप हो गया। और मुझे बस यही लगा कि 2-3 तरह की चीज़ें दिमाग में थी। एक तो ये था कि बहुत ज़्यादा कॉमेडी का बीच में तड़का होना चाहिए, वो डार्क कॉमेडी होगी, वो कच्चा नाड़ा वाली कॉमेडी हम नहीं करेंगे, डार्क कॉमेडी होएगी, उसकी लेयर्स होंगी, और एट द सेम टाइम जो वायलेंस सीन्स होंगे, वो इतने ब्रूटल होने चाहिए। हमारा एक ब्रीफ था कि इतने ब्रूटल होने चाहिए कि अगर खाना खाते हुए आप उसे देख रहे हैं, तो आप खाना ना खा पाएँ। बिकॉज़ सबकॉन्शियसली वी वांटेड टू से दैट वायलेंस इज़ बैड। और सेकंड सीजन में फिर दिवेंदु का, वो फूलचंद त्रिपाठी का, मुन्ना भैया का जो किरदार है, जो ट्रांजिशन लेता है, उसके जो लोग रिलेट कर पाए कि ये बुरा आदमी नहीं है, हाँ, इसके पीछे जो एक उसकी ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी है। हाँ, वो अपने सर्कमस्टांसेस का प्रोडक्ट है। अब मुझे बताइए, अगर अखंडानंद त्रिपाठी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते, तो क्या पता मुन्ना आईएएस ऑफिसर होता? हमें क्या पता? ये भी आपका डिसीजन था उसको चेंज करने जी का हाँ, पूरी बिल्कुल। और तरीके इसमें से? इसके पीछे बड़े डिस्कशंस हुए कि भाई मुन्ना अच्छा क्यों दिखा रहे हैं? ऐसे थोड़ी होते हैं गुंडे। तो मैंने बोला कितने गुंडे देखे हैं? ये एक जो वो है कि अपना प्रोडक्ट, अपना बच्चा, उसको एक तरीके से उससे अलग हटना, वो जो फीलिंग होती है वो कैसी होती बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। हाँ, मतलब इतना हार्ट ब्रेकिंग मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे उतार, जब हमने पूरी अपनी बात की थी, उतार-चढ़ाव के बाद मैं मिर्ज़ापुर बना रहा था, और 2 सीन के बाद में फिर मैं उसको नहीं बना पा रहा था आगे उसके। तो उस हार्ट ब्रेक के ज़ोन में, या उस सैडनेस और उदासी के ज़ोन में ही फिर त्रिभुवन मिश्रा, 2 महीने तक आप निकले नहीं? 2 महीने तक घर पे था मैं। जब ये मिर्ज़ापुर 3 जब बन रही थी या हाँ, रिलीज़ मतलब जब वो शुरू हो गई थी बात और मैं उससे अलग हो गया था, तो लगभग 2 महीने तक मैं घर पे था। एकदम, हाँ, घर पे था, और फिर मुझे लगा कि वो भी एक डार्क फेज़ था आपका? डार्क से ज़्यादा वो सैड फेज़ था, क्योंकि ये तो था कि मिर्ज़ापुर 2 सीन राजकुमार तो काम तो मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मगर ये था कि मैं खुद ही काम अब नहीं कर रहा था, मैं 2 महीना घर पे बैठा था। वो आपका खुद का फैसला था कि हाँ, आप तीसरे से नहीं जुड़ना तो बड़ा चाहते थे। फैसला किया कि कोई और कहानी ही नहीं थी ना। फैसला मतलब मजबूरी भी थी, कोई और कहानी नहीं थी मेरे पास उस समय फिर। तो उसके बाद फिर 2 महीना घर पे बैठा, और उसमें फिर त्रिभुवन मिश्रा। एक्सेल वालों ने मनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मनाने का तो कोई ऐसा गुस्सा हो के नहीं गया, उस सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि आई हैड टू, आई मीन आई कुडन्ट बी अ पार्ट ऑफ सीज़न। अगर आप कुछ बताना चाहें कि क्यों नहीं बने?
बहुत ज़्यादा डिटेल में तो खैर नहीं बता सकता हूँ, बट इतना कह सकता हूँ कि मैं जितना शायद वक्त चाहता था उतना वक्त था नहीं। जो कहानी बनाने के लिए। हाँ, बनाने में ज़्यादा वक्त चाहता था, मुझे कम वक्त की बात थी, तो मैं शायद वो ज़्यादा वक्त चाहता था, तो उस समय नहीं कर सका। लेकिन उसके बाद फिर जब 2 महीना मैं घर पे बैठा, उसके बाद त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर की कहानी। सीए टॉपर त्रिभुवन मिश्रा, उसकी कहानी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे वो ख़्याल में आया इस तरीके का कोई कैरेक्टर भी हो सकता है? तो ऐसे किसी को मिला तो नहीं था मैं इसके पहले, और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि कोई हेडलाइन पढ़ी या कोई न्यूज़ क्लिपिंग पढ़ी, ऐसा भी कुछ नहीं था। बस ये मन में ख़्याल आया कि एक नई कहानी जो मिर्ज़ापुर से थोड़ी-सी अलग हो, एट द सेम टाइम कमर्शियल हो और हार्टलैंड को फिर से टच करती हो। और ईस्ट यूपी नहीं जाना चाहता था क्योंकि कुछ और भाषा का कल्चर हो, डायलेक्ट हो, कुछ एक डिफरेंट बात मैं कह सकूँ। तो इसलिए फिर नोएडा में सेट की वो कहानी, और त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर करके उसका नाम डाला। और इस कहानी को लिखने के बाद फिर मैं इस इंडस्ट्री के लोगों से भी मिला हूँ। हाँ, बहुत मज़ेदार इंडस्ट्री है। रिसर्च किया पूरा? हाँ, बहुत मज़ेदार इंडस्ट्री। लिखने के बाद? मतलब जब ये लिख रहा था, अच्छा, उस दौरान रिसर्च के दोनों लिए। तरह के मेल सर्विस प्रोवाइडर्स भी और फीमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। किस तरीके के एक्सपीरियंस, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फ़नी, कैसे तो एक्सपीरियंस एक रहे? जो 2-3 चीज़ें समझ में आई वो ये हैं कि दे लुक एट इट एज़ अ प्लेन प्रोफेशन, बोथ द पार्टीज़। द ट्रांज़ैक्शन इज़ वेरी नीट, कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ और आप जो आपकी कहानी में दिखता भी हाँ, है। और ये बहुत नीट है ट्रांज़ैक्शन। और रियल लाइफ़ में आपको बताऊँ, इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है ट्रांज़ैक्शन। most of the time the male service providers call their clients मैम। वो नाम भी कम लेते हैं, और तू तड़ाक तो आप भूल ही जाइए। वो मैम बोलते हैं, और शायद दैट्स व्हाई वो फिर अगर सर्विस आपने अच्छी दी और रिस्पेक्ट भी साथ में दिया, तो फिर वो रिपीट ट्रांज़ैक्शन होता है ये। और बहुत बढ़िया इंडस्ट्री हिंदुस्तान। और जब हम इस तरीके की गैंगस्टर वाली या सब फ़िल्में देखते हैं, जब फ़िल्म एप्रिसिएशन पढ़ते हैं, हाँ। तो उसमें ये कहा जाता है कि जो एंड रिज़ल्ट है, वो हमेशा वो दिखाना चाहिए, ये इस तरीके से ही होना चाहिए कि लोगों को ये समझ में आए कि भाई गलत चीज़ों का प्रभाव, ये उसका रहेगा। एंड रिज़ल्ट वो हाँ, गलत ही हाँ। होगा। और कहीं न कहीं गलत चीज़ करते वगैरह में एक छोटी-सी भी खूबसूरत चीज़ कर दे रहे हैं ना, तो फिर वो अच्छी भी मिल जाती है हमको। हमारे त्रिभुवन में आप देख लें, तो अगर जब टीकाराम ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि यार बिंदी क्या ढूँढ रही थी और मैं उसे दे नहीं रहा था, और फिर जब वो उस गली जाते हैं कि मैं दे दूँ, जो माँग रही थी, क्या मैं वो कर सकता हूँ? इतना कठिन थोड़ी था करना। तो देखिए, वापस से खुशी है, वापस से आती दिखती है। तो मेरे ख़्याल से मेरा ऐसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा वापस आता है। तो कर्मा जिसको हम बोलते हैं, तो वो वापस आता है हर फॉर्म में, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं न कहीं शायद इसलिए वो कहानियों का हिस्सा बन जा रहा है सब कुछ। वो थोड़ा संघर्ष भी आपका वो भी उसमें झलकता है हाँ, राइटिंग में? हो सकता है, क्योंकि संघर्ष तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं। तो वहाँ पर मेरा बटरफ्लाई इफ़ेक्ट इन अ गुड वे हुआ है, कि भाई एक अच्छा रिश्ता मेरा बना है और उससे देखिए कुछ चीज़ ट्रिगर हो गई है। अब बैंगिस्तान नहीं चली, लेकिन एक्सेल जैसी खूबसूरत जगह से मेरी जान-पहचान हो गई, एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ मेरी बातचीतें शुरू हो गईं। बहुत खूबसूरत लोग हैं वो, जो एक कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो नहीं बनी अच्छी, वो फ़िल्म नहीं चली, लेकिन उस रिश्ते की वजह से हमने मिर्ज़ापुर बना लिया। तो अब मिर्ज़ापुर बनाया तो हम ओटीटी की दुनिया में चले गए। अब ओटीटी की दुनिया में चले गए तो फिर हमने त्रिभुवन मिश्रा बना लिया। अब उसपे हमको प्यार मिल रहा है। तो बनाने वाला भी खुश है, जो बनवा रहा है वो भी। खूबसूरत या सबसे ऐसा दिल के अंदर जो रह गया हो, वो हिस्सा क्या था शूटिंग के दौरान या इसको बनाते दौरान? मतलब जो मन में कसक रह गई। नहीं, जो सबसे खूबसूरत बात लगी हो, खूबसूरत बात, कोई किस्सा अगर आप बताना चाहें? किस्सा तो ऐसे तो नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ, ये कि कुछ एक्टर्स, काफ़ी सारे एक्टर्स के केस में मतलब ऐसा लगता था कि कागज़ पे तो ठीक ही लग रहा है सीन, लेकिन जिस मोमेंट पे हम कैमरा ऑन करते थे, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आर लाइक दैट इन आवर शो त्रिभुवन मिश्रा में, कि वो मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं उस कैरेक्टर में। मतलब तिलोत्तमा मैम कैमरा ऑन होते ही बिंदी बन जाती हैं, या मानव भाई कैमरा ऑन होते ही त्रिभुवन बन जाते हैं, या श्वेता कैमरा ऑन होते ही ये शोभा बन जाती हैं। तो वो मैजिक जो है हम हर दिन देख रहे थे, और उस मैजिक के साथ हमें लग रहा था कि यार ये शायद हम कुछ ठीक-ठाक बना रहे हैं, ये वर्क कर जाएगा। और साथ में हमारे डीओपी हैं अनु संतानी, या हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है मारिया, या हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर है दुर्गा दादा। इनके बिना ये शो नहीं बनता, क्योंकि ये शो एक खास तरह का लुक भी कैरी करता है। ये जनरल जो हम कहानियाँ सुनाते हैं मिडिल क्लास नॉर्थ इंडिया की, उससे डिफरेंट है विजुअली। जो बहुत शुरू से मेरे मन में था कि ये विजुअली सुंदर दिखना चाहिए। इट शुड लुक स्लीक, इट शुड लुक नाइस। एक जो सर्टेन परसेप्शन है विजुअली हमारे दिमाग में उस तरह की कहानियों का, वो नहीं होना चाहिए। वो तभी हो सकता था जब कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर और डीओपी। और जो किरदार है अशोक पाठक का, जिस तरीके से आपने ठेंचा और उनके दोस्त के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई है, उस रिलेशन की भी एक जो थिन लाइन होता है ना, उसकी मर्यादा को आपने बड़े अच्छे से बहुत दिखाया। बहुत कोशिश की, क्योंकि मैंने इसको ऐसे लिखने की कोशिश की कि ये 2 शख्स दोस्त भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम। और मैंने क्योंकि मैं स्ट्रेट मैन हूँ, तो मैंने इस कहानी को ऐसे लिखने की कोशिश की कि इनमें से एक लड़की है।
अब इनके बीच में दोस्ती भी होती है और हमें बाद में पता चलता है कि रिलेशनशिप भी था, तो ये कैसे ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही किया है और फिर वो जेंडर चेंज कर दिया आखिर में। तो शायद इसलिए वो एक संयम के साथ और एक गरिमा के साथ दिखाई देता है आपको। एट द सेम टाइम मैं प्रीची भी नहीं हो रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश ये भी है। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ किसी को।